नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का देखिए हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक खतरनाक तरीके वाला जो स्वागत है वो मैं करता हूँ इंस्टा गुरुजी चैनल पर। और आज की हमारे देखना ये जो खास वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर, जो हमारी आज 6th पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, उसकी देखना। जो हमारे पिछले वाले सारे पार्ट्स थे उनके अंदर हमने शुरुआत की थी वहाँ पर ओरस्टेड के प्रयोग से। ओरस्टेड के प्रयोग के बाद में हमने देखो कुछ और भी बातों को जाना। उसके बाद जैसे हमने बायो-सावर्ट का जो नियम था उसके जो अनुप्रयोग थे वो हमने कल खत्म किए। आज देखना हमारा जो नया टॉपिक निकल कर आता है, इस नए टॉपिक का हमारा नाम होगा जो एम्पियर है, उनका नियम क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ क्या है और एम्पियर नियम की जो एप्लीकेशंस है वो क्या है, डिटेल्स अपन देखो किस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं बात। तो ये तो मैंने देखो आपको छोटा सा एक परिचय दिया आज की इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले आप सभी को देखो बहुत बहुत सुप्रभात और सभी को बहुत बहुत मेरी ओर से राम राम। आप जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी समय मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सभी से देखो मैं विनम्र आग्रह करता हूँ, एक तरह से मान लो अंतिम बार आप सभी जो हैं अपने सभी कक्ष के जो सहपाठी है उनके साथ जो है वीडियो का लिंक साझा करें और साथ ही उन्हें आमंत्रित करें, यहाँ लेकर आएँ, उनसे फ़ोन पर वार्ता करें, उनसे आप मिलें, उन्हें बताएं जो इस कोरोना काल के बीच में अभी जो फिजिक्स की क्लास की अहमियत है ना वो उन्हें बताएं। देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको शुरुआत से ही लेके चलना पड़ेगा। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं तो भाई दिसंबर में जाके पढ़ाई करूँगा, तो भैया फिजिक्स के बारे में छोड़ देना। केमिस्ट्री तो आप फिर भी रटा लोगे, काम निकाल लोगे, बायोलॉजी वालों को वैसे हो जाएगा, मैथ्स और फिजिक्स तो भाई निकालनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी ऐसी नहीं है कि भाई दिसंबर में लगे तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, नहीं, उनको भी स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंसेप्चुअल पार्ट होगा आपके। और कंसेप्चुअल पार्ट को पूरी तरीके से जड़ से पकड़ने के लिए हमें इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप कब व्यतीत कर पाओगे, जो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी प्रारंभ कर दोगे। तो आप सभी जो मेरे प्यारे मित्र बंधु इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को तो देखो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने शुरुआत से ही जो फिजिक्स है उसको पकड़ना स्टार्ट कर दिया। और जो साथ ही आपके हैं मित्र, आपकी कक्षा के जो सहपाठी, मान लिया कि आपकी स्कूल है, देखो न्यूनतम किसी भी स्कूल के अंदर मेरे ख्याल से 10-15 से कम तो बच्चे होंगे नहीं, ठीक है। किसी स्कूल के अंदर 40 भी होते हैं, किसी के अंदर 50 भी होते हैं, किसी के अंदर 100 जनों का भी बैच होता है। आप सभी से देखो मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा जोर नहीं मार के, कम से कम 5 से 10 विद्यार्थियों को तो ये वीडियो का लिंक आप शेयर कर सकते हो। तो लिंक तो आप सभी के साथ शेयर करें, कम से कम 5 से 10 विद्यार्थियों को, प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो जोड़ने का प्रयास करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑडियंस जब यहाँ पर होगी तो मुझे भी देखिए आप लोगों के लिए जो क्लास है वो लेके आने में मजा आएगा, ठीक है। फिलहाल अब आपका ज़्यादा समय व्यतीत मैं नहीं करूँगा, ज़्यादा समय आपको मैं नहीं लूँगा और हमारे टॉपिक उसको करूँगा स्टार्ट। सभी को एक बार फिर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी को बहुत बहुत राम राम भैया आज की। और हमारा जो टॉपिक है आज जिसकी हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हमें देखना कुछ दो टर्म्स है, दो डेफिनेशन है जिनकी अपन को बात करनी है। जो पहली डेफिनेशन है वो क्या है, इसको समझना। मैं यहाँ पे देखना इसका नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम है रेखा समाकल। जो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, तो देखो लाइन इंटीग्रल या फिर रेखा समाकलन होता क्या है। देखो इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है, अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछता है और एग्जाम में पूछी जा सकती है रेखा समाकलन की डेफिनेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आ जाए, बाकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अपन को इसका पता होगा तभी जाके हम आगे एम्पियर का जो नियम है उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए ना रेखा समाकल क्या कहता है, रेखा समाकल कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पथ PQ के लिए रेखा समाकल का जो मान है वो B वेक्टर और DL वेक्टर के अदिश गुणनफल के समाकलन के बराबर होता है। यानी जो आपका रेखा समाकल है, ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये किसके बराबर होता है, आपका जो पथ है ना, कौन सा मैंने बताया था, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी पथ PQ के लिए, तो P से Q के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो किसी पथ PQ के लिए जो रेखा समाकल का मान है वो किसके बराबर होता है, नालायक B वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और DL वेक्टर जो हम अल्पांश लेंगे इनके अदिश गुणनफल के और समाकलन के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है रेखा समाकल। तो छोटी सी एक डेफिनेशन थी जिसको अपन को बस पता होना चाहिए, इसके ज़्यादा इसकी कोई अपन को आवश्यकता है नहीं। इसके बाद देखो इसी से एक दूसरी डेफिनेशन वो निकल कर आती है, तो उसका भी मान हमें पता होना चाहिए। अब देखना दूसरी डेफिनेशन का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी से बता दूंगा आपको, परिसंचारण। ये है हमारा संचारण, परिसंचारण। देखना ये डेफिनेशन क्या कहती है अपन को, बहुत ही आसान सी है। अगर देखना ये जो पथ है PQ, ये अगर बंद पथ हो जाए, मान लिया जैसे कि कोई चुंबकीय क्षेत्र यूँ जा रहा है, कोई समस्या नहीं किसी को, और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग चाहे बोर्ड के अंदर से बाहर निकलता हुआ या बाहर से अंदर की हो जाता है, वैसे भी क्रॉस या डॉट से दिखा सकते हैं। मान लिया हमारे पास ऐसे यहाँ पे कोई पथ है PQRS, ऐसे इसके अंदर से धारा बह रही है PQRS, ठीक है। एक बंद पथ हो गया, देखना क्लोज्ड हो गया, ये PQRS वापस से P पर आ गया। तो जब किसी बंद पथ की बात करेंगे तो बंद पथ का जो रेखा समाकलन है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
परिसंचारण कहते हैं। कितनी आसान सी है। दोबारा देखना, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, किसी भी बंद पथ के रेखा समाकल को ही परिसंचारण कहते हैं। देखना, इसके लिए फॉर्मूला मैं ये लिख रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कभी बंद पथ की बात करोगे तो उसके लिए जो परिसंचारण है, इस परिसंचारण के बराबर में लिख रहा हूँ, यानी ये परिसंचारण का मान है। जब भी अपन कभी भी परिसंचारण या किसी भी बंद पथ की बात करेंगे तो हमेशा समाकलन के निशान पे ऐसे रिंग लगा देते हैं। ये रिंग जरूर लगाना, ये रिंग ही आपको बता रही है कि जो सरफेस है वो एनक्लोज्ड है, यानी बंद एक सतह है या जो पथ है आपका, देखो ये बंद है पूरी तरीके से, एक डब्बा बन रहा है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, पी क्यू आर एस, वापस किस पे है, पी पे है, तो ये चीज़ नीचे अपन लिखेंगे पी क्यू आर एस पी, यानी ये चीज़ हमें बता रही है P से अपने शुरू किया, Q तक गए, फिर R तक गए, S तक गए, फिर वापस P के ऊपर आगे लौट कर, यानी ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस अपनी बन गई। और है क्या चीज़, असल में यही तो डेफिनेशन थी, तो वापस मैं वो लिख दूंगा B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। अब देखना, वापस से डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं कि किसी बंद पथ के रेखा समाकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंचारण बोलते हैं। कितना आसान सा था, कितना सरल था, सब कुछ बहुत आसान है फिजिक्स के अंदर। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो फटाफट से देखो आगे बढ़ता हूँ। हमारा एम्पियर का जो नियम है उसकी अपन बात करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर एम्पियर के जो नियम के 3 अनुप्रयोग है वो भी अपन को देखने हैं। तो एक लेंथी वीडियो हो सकती है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बड़ी शानदार वीडियो होगी, पूरी कंसेप्चुअल वीडियो होगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट को एक बार पकड़ लिया उसके बाद कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब मेरे प्यारे मित्रों, मैं एम्पियर का जो नियम है वो प्रारंभ करने जा रहा हूँ और यहाँ से हम लोग देखो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा एम्पियर का नियम है, एम्पियर भाई साहब ने हमें क्या नियम दिया उसकी कर लेते हैं चर्चा। देखो एम्पियर का नियम मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, और इसकी एप्लीकेशन की अपन बाद में बात करेंगे। पहले इस लॉ को समझते हैं कि एम्पियर का जो नियम है वो कहता क्या है। देखना, एम्पियर भाई साहब ने हमें क्या कहा, एम्पियर भाई साहब ने हमें कहा कि अगर हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, अगर इफ़ वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई बंद पथ है तो उस बंद पथ के लिए जो परिसंचारण का मान होगा, परिसंचारण क्या था अभी भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था, समाकलन, बंद पथ का समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो इन्होंने बताया कि किसी भी बंद पथ के अंदर स्थित किसी पृष्ठ के लिए जो आपका परिसंचारण का मान है वो उस बंद पथ में से गुजरने वाली संपूर्ण धाराओं के योग और उस माध्यम की पारगम्यता म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। अभी जो मैंने आपको सामने बात रखी, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, है ना, ऐसा ही था बिल्कुल, क्योंकि मैंने समझाया क्या है, मैंने सिर्फ आपको केवल बताया है। अब समझाता हूँ, दोबारा से देखो पूरी लैंग्वेज को सुनना। इन्होंने क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मान लो कोई बंद सतह है, कोई बंद पथ था, जैसे मैंने अभी PQRSP बनाया, उस प्रकार का अगर कोई बंद पथ हो तो उस बंद पथ के लिए जो परिसंचारण का मान होता है, तो परिसंचारण को तो अपन कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये किसी बंद पथ का है, कोई समस्या नहीं है, ये है परिसंचारण। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो परिसंचारण का मान है ये उसी बंद पथ में से गुजरने वाली जो कुल धाराएं हैं, देखो मान लिया उसके अंदर से बहुत सारी धारा जा रही थी, तो कुल धारा लगाने के लिए मैंने इसका लगा दिया सिग्मा। अपन सारे मैथ्स के अंदर आप लोग पढ़ के आए हो, माध्यिका बहुलक निकालते थे, तो अपन वहाँ पे देखो सिग्मा FX निकालते थे 10th क्लास के अंदर, आप सबको याद होगा, 11th में भी आपने निकाला होगा, ठीक है। तो सिग्मा आई के बता रहा है कि जो आपकी आई थी ना, उन सभी धाराओं का क्या कर दिया अपन ने, योग कर दिया। दोबारा से देखो डेफिनेशन सुनना कि इस परिसंचारण का मान उस बंद पाथ में से या उस बंद जो आपका पथ है, रास्ता है, उसमें से गुजरने वाली संपूर्ण धाराओं तथा म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। म्यू का मतलब क्या है, माध्यम की पारगम्यता के बराबर होता है, माध्यम की चुंबकशीलता के बराबर होता है। यही क्या है आपके एम्पियर का नियम। बताओ कितना आसान सा है। जो स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ के बता देता हूँ, जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया ताकि आपको कोई समस्या नहीं है। देखो एम्पियर के अनुसार किसी बंद पथ के अनुदिश परिसंचारण का मान उस बंद पथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं के कुल विद्युत धाराओं तथा जो आपका माध्यम है, माध्यम की पारगम्यता म्यू के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है वही सेम चीज़ यहाँ पे अपन देख रहे हैं। B वेक्टर डॉट DL वेक्टर जो है आपके एक सेकंड, मेरी ब्लैक वाली ये रही, हाँ, तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर जो है वो बराबर हो गया म्यू सिग्मा आई के। ये जो है ये है एम्पियर का नियम। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा देखो इससे आगे। एम्पियर का नियम सबने जान लिया। अब देखना एम्पियर के नियम के कुछ अनुप्रयोग है जो हमें देखने, जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एम्पियर के देखो नियम जो है, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो पहला अनुप्रयोग है वो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताना कि एम्पियर का जो नियम है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोबारा समझ लो, एम्पियर ने क्या कहा, ये मान लिया कि कोई विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है, और क्रॉस का मतलब आप सभी जानते हो, बाहर से अंदर की ओर जाता हुआ, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अंदर कोई देखो बंद पथ है, वही PQRS
P, है ना, ये बंद पथ हो गया। इस बंद पथ के लिए जो परिसंचारण का मान होगा, जिसको कि हम इस फॉर्मूले से दर्शाते हैं, ये जो परिसंचारण का मान होगा, ये इसमें से जितनी धाराएं, कुल धाराएं जा रही है, उन सभी धाराओं के योग यानी सिग्मा आई, और ये जो माध्यम है इसकी पारगम्यता जो है उसकी, या चुंबकीयशीलता आप इसको बोल सकते हो, उसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका एम्पीयर का नियम निकल कर आता है। अब एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोग देखो, ये फॉर्मूला काम में आएगा, ध्यान याद कर लेना इस फॉर्मूले को। देखो, बंद पथ का समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू सिग्मा आई। अब देखते हैं इसके अनुप्रयोगों को, क्योंकि देखो इसके अनुप्रयोग है बड़े महत्वपूर्ण है और बड़ी खास ये वीडियो में अनुप्रयोगों के लिए ही उन्हीं को टारगेट करते हुए लेके आया हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो बात कर रहा हूँ एप्लीकेशंस ऑफ एम्पीयर्स लॉ। तो मैं आपकी हेडिंग जो उसको चेंज कर देता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पीयर्स लॉ। तो देखो इस एप्लीकेशंस को अपन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन क्या है? सबसे देखो पहली आपकी एप्लीकेशन जो निकल कर आती है, इस एप्लीकेशन का नाम है, आपके पास अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर हो, यानी अगर आपके पास कोई अनंत लंबाई का तार हो, या आप इसको कह सकते हो कि कोई सीधा धारावाही चालक तार हो, तो उससे कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर जो आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है या चुंबकीय जो प्रेरण है, उसका मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो कितना आसान सा है, दोबारा इसको समझना। मान लिया हमारे पास कोई वायर है, ये कोई हमारे पास तार हो गया अनंत लंबाई का, इसलिए ऊपर में देखो डैश 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 बना रहा हूँ, नीचे डैश 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 बना रहा हूँ, क्योंकि अनंत लंबाई अपन तो नाप ही नहीं सकते ना, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो नीचे डैश डैश मैंने लगा दिया, ऊपर भी डैश डैश कर दिया, इसका मतलब क्या है, ऊपर तक जा रहा होगा, नीचे तक जा रहा होगा। अपने सामने कितना दिख रहा है, अपन को इतना तार दिख रहा है। अपन को करना क्या है, इस तार के कारण कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें करना है इसके जो चुंबकीय प्रेरण है उसका मान ज्ञात करना है। तो देखना मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम आपका भी यही होगा, मेरा भी यही होगा। मान ले कि ये जो तार है, इस तार के चारों ओर हम एक वृत्ताकार बंद पथ की कल्पना करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको एम्पीयर का भी नियम बताया था, तो उसके अंदर मैंने देखो समाकलन के ऊपर एक रिंग लगाई थी। रिंग का मतलब मैंने आप सभी को बताया कि बंद पथ की अपन बात करेंगे, तो हमें इसके चारों ओर एक बंद पथ की कल्पना करनी पड़ेगी। काल्पनिक बंद पथ अपन मानेंगे। तो मैंने क्या मान लिया कि इसके चारों ओर ऐसे कोई वृत्ताकार बंद पथ है, ठीक है, ये वृत्ताकार बंद पथ हो गया। और इस वृत्ताकार बंद पथ की जो त्रिज्या है वो मैंने मान ली कितनी है, स्मॉल r है। बताओ इसमें कोई समस्या अगर किसी को हो तो कमेंट में पूछ लेना, शर्माना शंकाना बिल्कुल भी नहीं। बढ़ता हूं आगे, देखना अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एक टुकड़ा यानी छोटा सा एक अल्पांश लिया। इस अल्पांश को मैंने नाम दिया dl, कोई समस्या। और ये होता है सदिश, तो इस अल्पांश की जो दिशा होती है वो होती है हमेशा आउटसाइड, मतलब इसके लंबवत होती है। और दूसरी बात, जैसे इस तार में से धारा बहेगी, तो तार में से धारा बहने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, आप सबने देखा था, इस तार के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र भी जाएगा। यानी यही तो आपकी डीएल वेक्टर अल्पांश की दिशा है और यही आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यानी दोनों के मध्य बनने वाला कोण मेरे प्यारे मित्रों कितना हो गया, 0 डिग्री का हो गया। अगर ये बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ फटाफट। ठीक है, सभी को ठीक है। और अगर सभी को ठीक है तो इस टॉपिक को समझने में आपको कहीं कोई किंचित मात्र भी शंका का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो किंचित मात्र वर्ड है वो हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के वर्ड है, तो वो कहीं पे यदि मुझे देख ले तो मुझे ये नहीं कहते कि मेरे वर्ड चोरी कर लिए। ऐसा कोई बात नहीं है, किंचित मात्र बहुत अच्छा वर्ड है, मुझे अच्छा लगता है, खासकर जब वो बोलते हैं तब। ये हमने देखो इतना इसका काम कर लिया। अब हमारे एम्पीयर के नियम पर आ जाते हैं। देखो हमने किया कि दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार था। अब ये जो धारावाही चालक तार था, इसके चारों ओर हमने एक वृत्ताकार बंद पथ की कल्पना करी। इस वृत्ताकार बंद पथ पर हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया, जिस अल्पांश का हमने नाम दिया डीएल। और इस अल्पांश की जो दिशा है वो उस तरफ है और बी वेक्टर की दिशा भी हमने मान ली उस तरफ है। मान ली क्या है, क्योंकि देखो सीधा धारावाही चालक तार है, इससे लंबवत अपन ने बी वेक्टर की दिशा हमने पहले भी देखी थी। तो जो दोनों के मध्य बनने वाला कोण है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब इसका अपन यूज करते हैं। हम सभी ने अभी भी देखो एम्पीयर का जो नियम था वो पढ़ा था, बंद पथ का समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या होता है आपका, म्यू सिग्मा आई। ये होता है, कोई समस्या नहीं किसी को। अब देखना यहाँ पे, और चालक तार में से जो धारा आई थी मैंने आपको बता तो दिया, लिखा नहीं था ना, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, हमेशा देखो मैंने आपको न जाने कितनी बार बता दिया कि जब भी दो सदिश राशियों के मध्य डॉट प्रोडक्ट हो, जब भी डॉट का निशान हो, तो उसका मतलब क्या होता है, इनका होता है हमेशा अदिश गुणनफल। और जब भी अदिश गुणनफल होता है तो हमेशा आता है कोस थीटा। ये आप सभी जानते हो, मैंने बार बार चीख कर हर एक वीडियो में जब भी ऐसी कॉन्सेप्ट आया था मैंने आपको बार बार बताया। तो देखना इसको मैं लिख रहा हूँ, ये आपके समाकलन, और बी डॉट तो देखो हट गया, तो वेक्टर हट गया दोनों से, तो वेक्टर हटा के दोनों को लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर जैसे अपन डॉट को हटाते तो आता है कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा कितना है भाई, 0 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोस 0 डिग्री, कोई समस्या नहीं, इक्वल्स टू म्यू सिग्मा आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा अब देखना, ये जो आपका cos 0 है इसकी वैल्यू तो कितनी होती है 1, तो इसको तो हटा दे, इसका तो कोई काम ही नहीं बचा अब, यानी इसको देखो मैं चलो अगले स्टेप में हटा दूंगा, cos 0 हो गया। अब b जो है b का समाकलन होगा नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा, जो धारा बह रही उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो तो b को तो मैंने निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बच गया समाकलन के dl बच गया बराबर, ये तो देखो एक हो ही चुका, बराबर म्यू और सिग्मा आई। देखो सिग्मा आई को भी अभी मैं निपटा दूंगा, अगली केस में निपटाते हैं। देखो बी तो पड़ा है, अब डीएल का समाकलन, देखो हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा है, इतना सा टुकड़ा, इसका समाकलन करेंगे तो पूरी हर चीज अपन को प्राप्त हो जाएगी। अब छोटा सा टुकड़ा किस चीज का है, एक वृत्त की परिधि का छोटा सा टुकड़ा है, तो अगर मैं छोटे से टुकड़े का समाकलन करता हूं तो मुझे पूरे वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी, और वृत्त की परिधि आप सभी जानते हो, मेरे नालायक से नालायक मित्र भी जानते हैं 2πr होती है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे 2πr मेरे प्यारे मित्रों, अब बराबर म्यू। देखो सिग्मा आई क्या होता है, संपूर्ण धाराओं का योग होता है। मुझे बताओ इस तार के अंदर इस आई के अलावा और कोई धारा आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, तो संपूर्ण जो योग होगा वो इस आई के बराबर होगा अकेली, तो इस म्यू आई की जगह मैं सीधा क्या लिख देता हूँ, सॉरी सिग्मा आई की जगह मैं सीधा क्या लिख देता हूँ आई। अब अपन को तो मान किसका चाहिए था, नालायक बी का मान चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं किया, बी को यहीं रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया, म्यू आई बटा 2πr। बताओ इससे आसान कुछ होगा क्या दुनिया में, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और ये इतना सा आपका देखो डेरिवेशन था, पहली एप्लीकेशन थी किसकी, जो आपका एम्पियर का नियम था उसकी पहली एप्लीकेशन हमने देखी। क्या एप्लीकेशन थी, हेडिंग मैंने आपको नोट्स के अंदर पूरी डिटेल से देखो उसको डाल वाल के सब कुछ दे रखा है। हेडिंग दोबारा बताता हूँ, हमारी हेडिंग थी कि किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर हमें देखना था चुंबकीय प्रेरण का मान, यानी बी का मान अपन को देखना था। हमने क्या किया, एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करी, इसके ऊपर एक छोटा सा अल्पांश डीएल लिया, ठीक है, और डीएल अल्पांश लेने के बाद इसकी दिशा देखी, बी वेक्टर की भी वही है और डीएल वेक्टर की भी वही है, तो जब दिशा वही है तो कोस 0 डिग्री होगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को खोलते तो हमेशा कोस आता है और कोस 0 की वैल्यू होती है हमेशा 1, तो इसकी वैल्यू अपन ने 1 रखी, बी को निकाल लिया बाहर। और जो देखो डीएल क्या है, एक वृत्त की परिधि का छोटा सा टुकड़ा है, अगर हम इसका समाकलन कर देंगे तो हमें पूरे वृत्त की परिधि मिल जाती है, तो पूरे वृत्त की परिधि हमें मिल गई 2πr। अब हमको तो बी का मान चाहिए था, और यहाँ पे देखो सिग्मा आई संपूर्ण धाराओं का योग, यहाँ पर धारा केवल और केवल आई तो बह रही, तो संपूर्ण धारा आई के बराबर ही होगी, तो सिग्मा आई की जगह मैं लिख दिया खाली आई, और इसको पक्षांतरण करके उधर इसके बट्टा में ले आया, और ये बन गया हमारा बी का मान। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको ये टॉपिक समझ आए तो देखो लाइक का जो बटन है उसको दबाने से बिल्कुल भी मत शंकाना। अगर आप में से कोई भी नया विद्यार्थी इस समय मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, और आप सबको सभी से मैं हाथ जोड़ के विनम्र कामना करता हूँ कि आप सभी जो हो वीडियो को शेयर करें। और शेयर करना देखो पर्याप्त नहीं होता, शेयर तो मैं अपने पिताजी को भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या उनके काम की है, वो देखें मेरे को क्या ये कीड़े मकोड़े, क्या बी वेक्टर, क्या ABCD पढ़ा रहा है ना। तो जिनके काम की हो, मतलब जो क्लास 12 के आपके प्यारे मित्र हों, आपके प्यारे साथी हों, उन्हीं को आप शेयर करें और उनको आप कन्विंस करें कि आप आए, वीडियो देखें, वीडियो का रसास्वादन करें और जो ज्ञान है उसको अर्जित करें और अच्छे से अच्छा स्कोर करने का प्रयास करें। देखो मैं आप सभी से, देखो कल भी आप में से किसी से एक से मेरी बात हो रही थी, मैं नाम तो उनका भूल गया, मुझे याद नहीं उनका नाम, तो कल उनका मैसेज आया था, तो मेरी बात भी हो रही थी आपसे, तब मैंने उनको कहा भी था कि आप जो है अच्छा स्कोर करो। डेफिनेटली मैं जितना खुश होऊंगा, मतलब कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और ये जो खुशी है इसको मैं आपके साथ में यूट्यूब के ऊपर सजा करूँगा। आपका एक प्योर अच्छा सा इंटरव्यू वो मैं आपके लिए जो है लेकर आऊँगा, और आपका जो इंटरव्यू वो इस इंस्टा गुरुजी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो है मैं लोगों के सामने जग जाहिर करूँगा। अभी जैसे जो अपना 15 अगस्त वाला कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम की आप लोग देखो व्यूज़ देखना, लगभग 500 व्यू उसके होने वाले हैं, यानी 500 जनों ने, जो 4 जने जिन्होंने प्रतिभागिता अपनी निभाई थी, 500 जनों ने उनको देखा है। आपके स्कूल के अंदर जब आपकी भीड़ इकट्ठा होती है तो चलो आपके स्कूल में मान लो 200 से 300 जने देखते हैं, लेकिन अब 500 जनों ने आपको देखा, और निरंतर जो देखने वालों की तादाद है वो बढ़ रही है। 500 होने वाले हैं, अभी 500 हुए तो नहीं आज तो, अभी तक तो, लेकिन 500 बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो देखो ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी जो प्रतिभा है वो काफ़ी दूर दूर तक स्प्रेड होती है। अब आपको भारत के न जाने कितने राज्यों में आपने राज्यों के अंदर आपको देखा गया था, वो जो 4 प्रतिभागी थे। तो इसीलिए कहता हूँ देखो, आप जो भी आपको मौका मिले ना उसके अंदर आप सभी लोग पार्टिसिपेट किया करें। और इस सैटरडे को जो आपका टेस्ट होने वाला है, देखो मैंने आपको तो बता रखा है टेस्ट के बारे में पहले से ही, ये जो हमारी यूनिट जो चल रही है इसी यूनिट का टेस्ट होगा, और मैं फ्राइडे तक जो भी करवा दूंगा वो सारा का सारा इंक्लूड करूंगा मैं सैटरडे वाले टेस्ट के अंदर। तो आप सभी से देखो मैं विनम्र प्रतिज्ञा कामना करता हूँ, और आप सभी से, हाँ आप सभी से देखो ये कहना चाहता हूँ कि इस सैटरडे को जो टेस्ट हो उसके अंदर संपूर्ण अपनी भागीदारी निभाएं, अपना 100% देने का प्रयास करें। ठीक है, मैं बहुत कुछ अच्छा भी सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को जो साथ उसको देखते हुए मैं पूरी तरीके से देखो डिमोटिवेट रहता हूँ हमेशा। आगे बढ़ता हूँ, ये हमारा पहला अनुप्रयोग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको अभी भी जो बात बता रहा था उसको आप थोड़ा समझेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा आप जो है चिंतन करेंगे, उसको संज्ञान में लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो देखना अगला अनुप्रयोग निकल कर आता है, इस अगले अनुप्रयोग का नाम है सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण। देखना अब हम क्या करने जा रहे हैं,
हमारे पास सीधी परिनालिका है। अब सवाल तो ये आता है कि भाई परिनालिका होती क्या, हमें तो पता ही नहीं, बताऊंगा, थोड़ा सब्र रुको ज़रा। तो देखना यहाँ पे ये एक बेलनाकार पाइप में बना रहा हूँ, ये कोई क्या है, बेलनाकार पाइप है। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने क्या किया, तांबे का तार, देखो तांबे का तार कौन सा, एक तांबे का तार होता है जो अपन घरों में लगाते हैं, जिसके ऊपर वो प्लास्टिक या रबड़ के ऊपर से कवर आता है, वो नहीं, तांबे का प्योर तार होता है, उसके ऊपर पॉलिश की जाती है ताकि वो करंट नहीं मारे या फिर विद्युत रोधी उसके ऊपर पॉलिश हो जाए। तो अपन ने क्या किया, उस तांबे के तार को लिया और इस बेलनाकार खोखले पाइप के ऊपर हमने इसको लपेट दिया। ठीक है, कि इसका प्रारंभिक सिरा या इसका अंतिम सिरा, इधर से धारा आई, इधर से धारा चली गई, कोई समस्या नहीं है किसी को। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर देखो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं परिनालिका। परिनालिका, नाली आप सबको पता है, नाली का मतलब नाला। ये मान लो कोई पाइप था जो कि नाले की तरह काम कर रहा था, इस नाले के ऊपर, परी का मतलब क्या होता है, ऊपर, तो इस नाले के ऊपर हमने क्या कर दिया, देखो तांबे का तार जो है वो लपेट दिया। तो ऐसी जो संरचना बन गई फिजिक्स में, उसका हम लोग नाम बोलते हैं परिनालिका। ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। अब देखना इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, हमें करना तो क्या है, जो आपका एम्पीयर का नियम है, उस एम्पीयर के नियम से इस धारावाही जो चालक है, आपकी कुंडली जिसको आप बोलते हो या फिर जिसको आप परिनालिका बोलते हो, इस परिनालिका के कारण बी वेक्टर का मान आपको निकालना है। अब देखना, जब वी वेक्टर का मान आप लोग निकालोगे तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमेशा इस परिनालिका की दो खासियत बता रहा हूँ आपको, हमेशा जो परिनालिका होती है ना, ये परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। परिनालिका के बाहर सदैव चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य होता है। ये बात आप गांठ बांध के ध्यान में रखना, और अगर आपको ये बात ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बंद पथ की कल्पना कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एम्पीयर का नियम लगाएंगे तो एक बंद पथ की कल्पना करते हैं। पिछले वाले केस के अंदर हमने देखो वृत्ताकार काल्पनिक बंद पथ की कल्पना करी थी, यहाँ पे भी हम देखो एक बंद पथ की कल्पना कर रहे हैं। और ये बंद पथ कैसा है आप सबके सामने है, वर्गाकार मान लो, चाहे इसको आयताकार भी ले सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे वर्गाकार ले रहा हूँ। और वर्गाकार कैसा है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी हो, एल लंबाई की हो। ठीक है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो एल लंबाई की, वर्गाकार में यहाँ पर जो बंद पथ उसकी कल्पना कर रहा हूँ, जिसको मैं नाम भी दे रहा हूँ पी क्यू आर और एस। ये हमारे पास देखना एक बंद पथ है पी क्यू आर एस पी, वापस हमें पी तक आना पड़ेगा तभी जाके ये बंद पथ कहलाएगा, ध्यान रखना। अब हमें इसके कारण ध्यान में क्या कैलकुलेट करना है, जो बी वेक्टर यानी चुंबकीय प्रेरण का मान है इस परिनालिका के कारण क्या होगा, उसको एम्पीयर के नियम से ज्ञात करना है। यानी एम्पीयर के नियम का ही एक प्रयोग हमें, अनुप्रयोग हमें देखना है। बहुत शानदार सा अनुप्रयोग है, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग। अब बात करते हैं इसकी, आप सभी को पता है जो आपके एम्पीयर का नियम है वो क्या कहता है आपको, बंद पृष्ठ का समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू सिग्मा आई, ये आपके है एम्पीयर का नियम। ठीक है, अब इस एम्पीयर के नियम के अंदर तो शुरुआत करें, जो पहला पद है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे पी क्यू आर एस पी, यानी ये बंद पथ कौन सा बंद पथ है, ये बंद पथ है पी क्यू आर एस और वापस से पी। ये एक पूरा का पूरा एक बंद पथ बनता है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखें, ये जो मैंने आपके बी वेक्टर डॉट डी एल रखा है, ये जो आपके सामने 5 राशियां मैंने जो यहाँ पे लिखी पी क्यू आर एस पी, इन सारे का सारा यानी इस पूरे के पूरे पथ के कारण है। और ये पूरा का पूरा पथ जो है वो एक अकेला नहीं है, ये टुकड़ों के अंदर बना हुआ है। कैसे, देखो टुकड़ों के अंदर P से Q तक एक टुकड़ा, Q से R तक एक टुकड़ा, R से S तक एक टुकड़ा और S से वापस P तक एक टुकड़ा, यानी टोटल 4 अलग अलग टुकड़ों के अंदर ये वाला पथ जो टूटा हुआ है। तो सबसे पहले यदि मुझे इस पूरे पथ का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक एक का ज्ञात करूंगा और उनको सबको जोड़ दूंगा। ये तो करेंगे अपन, नोट्स में भी मैंने आपको ये करके दे रखा है, यहाँ पे भी देखो आपको ये बता रहा हूँ, दोबारा सुनना दोबारा समझना। एम्पीयर का जो नियम है वो कहता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का बंद पृष्ठ का समाकलन बराबर म्यू सिग्मा ई। अब ये जो बंद पृष्ठ है ये कौन सी बंद पृष्ठ है, पी क्यू आर एस पी है, ये पूरी की पूरी एक बंद पृष्ठ है। लेकिन इस बंद पृष्ठ के अंदर मेरे पैर में तो ध्यान देना कि जो बंद पृष्ठ है ये 4 अलग अलग टुकड़ों से बना हुआ है। टुकड़े कौन कौन से, देखो P से Q तक, Q से R तक, R से S तक और S से वापस P तक, 4 टुकड़े बने हुए। इन चारों टुकड़ों के कारण हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका मान देखना पड़ेगा। तो ये जो पूरा है ना असल में इन चारों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मान निकाल रहा हूँ, यानी इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दी, एक बार तो उसको यहीं छोड़ता हूँ, मैं केवल इसका मान निकाल रहा हूँ। तो देखना मैंने लिखा आपके सामने पी क्यू आर एस पी की बंद पृष्ठ का समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, देखो पहला टुकड़ा P से Q तक है, तो मैंने इसको लिखा समाकलन की लिमिट P से लेके Q तक। ठीक है, P से लेके Q तक, और ये बंद प्रश्न नहीं लगाएंगे इसके, तो अपन खाली P से Q की बात करें, समाकलन P से लेके Q तक बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, कोई समस्या नहीं है। प्लस ठीक इसी प्रकार से Q से R तक भी अपन जाएंगे, तो Q से R तक में गया बी वेक्टर डॉट
डीएल वेक्टर। ठीक है, प्लस यहीं पे देखो लगातार इसमें चल रहा है प्लस, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर अपन देखो आर से एस तक जाएंगे, ये हमारा आर से लेके एस तक का पथ हो गया बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। फिर प्लस हम लोग जाएंगे एस से वापस पी तक, एस से वापस में आया पी तक तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि असल में ये जो पूरा बंद पथ था, बंद पूरा पृष्ठ था, ये बंद पृष्ठ या बंद पथ कैसे बना था, इन चार टुकड़ों के योग से बना था। और हमने क्या किया कि इसको इन चार टुकड़ों के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब देखना, आपको मैंने पिछले वाले के अंदर ही बताया था अनुप्रयोग के अंदर, और अभी फिर से बता रहा हूँ, जब भी हम कभी डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं, दो सदिशों के मध्य जब अदिश गुणा होता है तो हमेशा कोस थीटा आता है। अब कोस थीटा के अंदर थीटा क्या कोण होता है, और कोण किसके किसके बीच होता है, बी और डीएल के बीच में कोण होता है, यानी अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कोण होता है। मान लेता हूं मैं कि इसके अंदर से देखो धारा यूं प्रवाहित हो रही है ना, तो आप सभी को देखो धारा की दिशा के साथ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी आ गई, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी इसके अंदर से, मतलब अंदर से यूं जाती हुई, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी वेक्टर का मान है। आपको नोट्स में मैंने देखो लिख के दे रखा है, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो ऐसे अंदर से उधर की ओर जाती हुई। अब मेरे प्यारे मित्रों, पहले की बात करते हैं, पीक्यू पथ की बात करते हैं। देखो पीक्यू की जो दिशा है वो किस तरफ है, इस तरफ यूं जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी किस तरफ है, इसी तरफ है। दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना, 0 डिग्री। कैसे, देखो ये पीक्यू इस तरफ जा रहा और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी के ऊपर से जा रहा, मान लो इसी के समांतर जा रहा, तो बनने वाला कोण कितना, 0 डिग्री। तो पहले वाले के लिए तो कोस थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया, तो कोस 0 का मान होता है 1। ठीक है, इसको छोड़ दिया। इसकी बात करते हैं, देखो मेरे प्यारे मित्रों, पहले बी वेक्टर डॉट डीएल क्यू से आर के लिए देखना, ये क्यू से आर इसकी दिशा तो है ऐसे ऊपर की ओर, और आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं, तो मेरे को बताओ 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, 90 डिग्री कोण बन रहा है। और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे इसके लिए मैं कोस 90 का मान रखूँ तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझते हुए चलना बहुत आसान है। उसके बाद देखो बात करते हैं आर से एस वाला पथ, यानी ये वाला आर से एस वाला पथ। मैंने अभी तो शुरुआत में आपको ये बात कह दी कि जो आपकी परिनालिका होती है उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो इस पद के अंदर ये जो बी है ये क्या होगा, 0 होगा, तो 0 होने से पूरा पद ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों आगे चलते हैं, एस से पी पर आते हैं। देखो एस से पी की ओर जाना है, एस से पी फिर से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, 90 डिग्री कोण पर है, और जैसे ही 90 डिग्री कोण पर आया तो कोस 90 का मान था 0, यानी ये वाला पद भी क्या हो जाएगा, 0। केवल और केवल कौन सा पद बचेगा, केवल और केवल पहला पी से लेकर क्यू वाला पद बचेगा। ये चीज़ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को आप रिवाइंड करना, थोड़ा पीछे लेके जाना और वापस इसको समझने का प्रयास करना। बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों के अंदर मैंने आपको देखो इसको बताया है। बहुत आराम से हम लोग फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। यानी इसका जो मान है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, पी क्यू आर एस पी, इस बंद पथ का समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। यानी P से लेके आपका Q तक का तो समाकलन, और B डॉट डीएल, देखो B डीएल कोस थीटा आएगा, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं कोस की वैल्यू रख दूंगा तो क्या बचेगा, खाली B डीएल बचेगा। आप सबको पता है कि जो आपका B है वो तो आपके क्या मान लो उसका समाकलन होगा नहीं, कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट उसको रखेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो B तो आ गया देखो बाहर, अंदर क्या बच गया, P से लेके Q तक का DL बच गया। और मेरे प्यारे मित्रों P से लेके Q तक का DL का मान कितना है, देखो डीएल तो एक अल्पांश का नाम है, असल में इसका पूरे की लेंथ कितनी है, पूरे का मान कितना है, कि स्मॉल एल है। यानी ये जो आपका डीएल था ये किसका टुकड़ा है, एल का। पी से लेके क्यू तक आपको देख लेते दूरी, देखो पी से क्यू तक की दूरी कितनी है, एल, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि हमने यहाँ पे एक वर्गाकार जो है पथ की कल्पना की है, और इस वर्ग की भुजा कितनी है, एल है। तो ये पी क्यू का मान कितना आ गया, एल आ गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एल, यानी ये बन गया आपका बी एल। ये किसका मान आया, इस वाले पद का मान आ गया बी एल। समीकरण नंबर देता हूँ, देखो 2, 1 नंबर कहाँ पे थी, ये, यानी इसकी जगह इसका जो मान है क्या आया, BL, अभी भी देखो हमने निकाला है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा BL लिख सकता हूँ। पहली बात तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखना इधर बात करते हैं सिग्मा आई की। पहले वाले केस के अंदर तो क्या था, केवल एक ही तार था, तो धारा जो बहने वाली थी वो आई थी, संपूर्ण धारा हमने कर दी। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम इतने बड़े क्षेत्र की बात करें, इस इतनी दूरी में हम लोग देखने जा रहे हैं। अब इतनी दूरी के अंदर देखना तार के कितने सारे फेरे लपेटे हुए हैं, ये इन फेरों को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्न। तो अगर कोई मेरे इंग्लिश मीडियम वाले साथी भी वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखना, ये जो फेरे हैं इनको हम लोग बोलते हैं टर्न। हमने इस पाइप के ऊपर कितने टर्न जो है वो आपके जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है वो लपेटा है, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना उनको भी अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे। मान लिया कि आपकी जो पूरी परिनालिका है, जो कंप्लीट आपकी परिनालिका है, इसकी लेंथ है कैपिटल एल। देखो स्मॉल एल तो किसकी लेंथ थी, ये जो आपने छोटा सा एक पथ लिया ना, इसकी लेंथ थी, बंद पथ की जो आपकी भुजा थी उसकी लंबाई थी। कैपिटल एल क्या है, इस पूरी परिनालिका की लंबाई है। मान लिया इस पूरी एल लंबाई की परिनालिका के अंदर
कैपिटल एन फेरे लपेटे हुए, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना इस पूरी के अंदर मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कैपिटल एन है। तो मेरे प्यारे मित्रों मुझे एक बात बताओ, अगर इस पूरी लंबाई के अंदर आपके एन फेरे हैं, ठीक है, पूरी लंबाई के अंदर, तो पूरी लंबाई जो संपूर्ण फेरों के अंदर अगर मैं एल लंबाई का भाग दूंगा तो मुझे प्रति एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या मुझे मिल जाएगी। यानी प्रति इकाई लंबाई पर जो फेरों की संख्या स्मॉल एन वो कितनी आएगी, कैपिटल एन बटा कैपिटल एल। इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल टर्न्स यानी कुल फेरों की संख्या बटा इसकी कुल लंबाई एल बराबर क्या मिलेगा, मुझे एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या का मान मिल गया। अब देखना ये जो अपन सिग्मा ही बात करें, सिग्मा ही किसके लिए बात करें, इस डीएल अल्पांश के लिए बात करें। डीएल अल्पांश जो है या फिर आप बोल सकते हो इस एल लंबाई के लिए हमने देखो हमने इसको देखो डीएल को क्या बना दिया, एल बना दिया ना, क्योंकि यहाँ पे समाकलन भी लग रहा था। तो जैसे डीएल का समाकलन हमने किया तो ये एल बन गया। यानी अब हम एल लंबाई की बात कर रहे हैं तो हमें पता क्या होना चाहिए, जो सिग्मा आई का मान है ये एल लंबाई के अंदर कितना है। तो देखना सिग्मा आई का मान, सिग्मा आई बराबर कितने लंबाई में, एल लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई में कितनी आपके फेरों की संख्या है, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या एन है। तो इसके अंदर जो बहने वाली धारा है वो कितनी है, आई। देखो आई धारा तो इसके अंदर बह रही है, कितने फेरों के अंदर बह रही है, एन फेरों के अंदर बह रही है। और जो आपके एल लंबाई के अंदर जो आपके एन फेरे इनके अंदर बह रही है। यानी आपके जो सिग्मा आई है इसका मान क्या आ गया, एन आई एल आ गया। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें ना कॉन्सेप्ट ही आपको आगे लेकर आगे बढ़ाएंगे, सबसे आगे आपको निकालेंगे। आपकी क्लास में अगर आपको सबसे आगे जाना है तो आपको छोटी छोटी बातें उनको पकड़ना पड़ेगा आज से ही। दोबारा देख लेते हैं इसको। मैंने क्या किया, देखो पूरी कैपिटल एल लंबाई की हमारी परिणालिका थी, इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स यानी कुल फेरों की संख्या वो मान ली कैपिटल एन है, ठीक है। तो अगर मैं कुल फेरों की संख्या में इसकी कुल लंबाई का भाग दे दूंगा तो मुझे प्रति इकाई लंबाई, एकांक लंबाई के ऊपर फेरों की संख्या निकल कर आ जाएगी मेरे सामने, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि आपकी जो एल लंबाई, स्मॉल एल वाली जो लंबाई, इसके अंदर बहने वाली कुल धारा कितनी यानी सिग्मा आई कितना है। तो देखो सिग्मा आई धारा आई तो इसमें बह रही है, ठीक है, कितनी लंबाई तक बह रही है, स्मॉल एल लंबाई तक बह रही है। अब इस स्मॉल एल लंबाई के अंदर कितने तार के फेरे लपेटे हुए हैं, मैंने कहा स्मॉल एन फेरे लपेटे हुए। बताओ क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ता हूँ। ये आपके समीकरण नंबर आगे, जिससे 3 आ गया, 3 आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, समीकरण 2 से तो देखो इसका मान यहाँ पे रख देंगे और समीकरण 3 से सिग्मा आई का मान यहाँ पे रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। इसको देखो मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे कोई काम का नहीं है और आपने इसको क्लियर अच्छे तरीके से कर लिया। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं देखो साइड में खड़ा हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। बढ़ता हूँ आगे। इसको देखो यहाँ से समाप्त करता हूँ मैं, ख़त्म करना। ये आपके ये भी कोई काम का नहीं अपने, ठीक है। ये BL मान आ गई, अपन को पता ही है, मेरे को तो याद रहेगा और आपको भी याद होना चाहिए और इसका भी वैसे तो याद ही है। देखते हैं अब इसकी जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह मैं लिखूँगा समीकरण नंबर 2 से BL बराबर म्यू। तो आपका ऐसा कैसा रहेगा, सिग्मा आई की जगह मैं लिखूँगा NIL। बताओ कोई समस्या क्या? हमें मान किसका निकालना, B का निकालना। तो सबसे पहले तो इस गरीब नालायक को L से L को काट दिया और B का मान हमारे पास क्या आ गया, B बराबर म्यू NI। ये हमारे लिए आ गया किसका मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अगर मान लो ये माध्यम की जगह यहाँ पर कोई निर्वात होता तो हम कुछ नहीं करते, म्यू नोट लगा देते, कोई समस्या नहीं होती, ये का ये फॉर्मूला अपना रह जाता, ठीक है। कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। अगर आप इस स्मॉल एन का मान वहाँ से कैपिटल एन बटा एल रखना चाहो तो कोई समस्या वाली बात नहीं, आप रख सकते हो। B बराबर आपको म्यू आई कैपिटल एन बटा एल, ये भी इसी का मान हो जाएगा। क्या किया हमने, स्मॉल एन का मान रखा है, लेकिन आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस यहाँ तक ये पता होना चाहिए। यहाँ तक अगर आपको याद है और आपने अगर एग्जाम में कर दिया, पूरे में से पूरे नंबर जो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इनका एम्पेयर का दूसरा अनुप्रयोग। अब मैं बात करता हूँ तीसरे अनुप्रयोग की, बहुत ही शानदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर से देखना आप लोग। बढ़ता हूँ आगे। अब हमारा जो तीसरा अनुप्रयोग है उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा तो क्लियर हो चुका है अपना, तीसरा हमारा अनुप्रयोग आता है, वो हमें क्या कहता है। देखना तीसरा अनुप्रयोग जो है वो सिंपली हमें इतना ही कह रहा है कि आपके पास कोई टोरॉइड है। टोरॉइड क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको प्रणालिका बताई, तो अब बात करते हैं टोरॉइड क्या होता है। देखो टोरॉइड जो आपने अभी प्रणालिका बनाई ना, उसके एक तो यहाँ पर अंतिम सिरा था, एक यहाँ पर प्रारंभिक सिरा था, दोनों को आपने मोड़कर वृत्ताकार रूप से आपस में मिला दिया। यानी जो आपका वो पहले पाइप था ना, ये देखो वो वृत्ताकार पाइप था ऐसे, ये वाला, और इसके ऊपर क्या था, आपने तांबे का तार जो लपेटा था, विद्युत रोधी पॉलिश किया हुआ, तो मैं फिर से लपेट देता हूँ। अब
देखो वही तार है, वही मैंने फिर से लपेट दिया, और ये इसका वो अंतिम छोर हो गया, इसका प्रारंभिक छोर हो गया। ऐसी जो आकृति होती है, ऐसी जो संरचना होती है, ऐसी जो युक्ति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। कुछ नहीं किया हमने, जो आपकी पहले परिनालिका थी ना, उस परिनालिका के अंतिम सिरे और प्रारंभिक सिरे को आपस में जोड़ दिया, जोड़ते अपने पास ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। अब ये देखो आपकी जो टोरॉइड होती है, इस टोरॉइड को अब देखो इसकी एक तो अंदर वाला ये वृत्ताकार एक इसकी परिधि होगी, एक ये बाहर वाली वृत्ताकार परिधि होगी। जब हम बात करते हैं इस टोरॉइड की त्रिज्या की, तो हम क्या करते हैं, माध्य त्रिज्या ज्ञात करते हैं। माध्य त्रिज्या का पता है क्या आपको क्या होती है? देखो त्रिज्या तो यहाँ से लेके इस तक अगर इसको मिला तो भी त्रिज्या है, और अगर इस बाहर वाले को इससे मिला तो भी त्रिज्या है। लेकिन दो त्रिज्या एक वृत्त की हो नहीं सकती ना, तो अपन को क्या करना है, इस पूरी आकृति की एक सिंगल त्रिज्या लेनी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिज्याओं का माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य का मतलब क्या होता है, इनके लगभग बीच में यहाँ पे ये जो बिंदु होगा, यहाँ से हम लोग इसकी त्रिज्या को नापेंगे। तो इसकी त्रिज्या असल में कौन सी है, ये बीच वाली जो आपको ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये है इसकी त्रिज्या। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट O है, ये इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल R। हो सकता है कि आपको ग्रीन वाला पेन थोड़ा कम विजिबल हो, इसलिए मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ। ये जो हमारी है कैपिटल R, इस वाले पद की त्रिज्या होगी। ठीक है, अब इसके लिए अपन बात करते हैं। वही बात शुरुआत तो अपन वहीं से करेंगे, जो एम्पेयर का नियम है। आपका एम्पेयर का नियम आपसे कहता है बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर कि जो बंद पथ का समाकलन है B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, म्यू सिग्मा I के बराबर होगा। कोई समस्या नहीं। समीकरण नंबर देखो, इसको मैं दे देता हूँ 1। अब यहाँ पे देखना मेरे प्यारे मित्रों, जब अपन बात कर रहे हैं देखो टोरॉइड की, तो इसके लिए देखो मैं आपको टोरॉइड की एक खासियत और ध्यान रखना, जो टोरॉइड की ये जो आपकी मोटाई होती है वो उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और कुछ खास है नहीं, जो मैंने आपको देखो नोट्स में दे रखा है ना, उसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसके अंदर कुछ बताना तो बता दूं, लेकिन कोई खास वाली बात नहीं है। आप जैसे इसको पढ़ेंगे ना नोट्स के अंदर, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट्स मैंने आप सबको टेलीग्राम ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई शंका, किसी प्रकार की कोई हो दिक्कत है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी बात कर सकते हैं। मैं भी आपकी जो शंका है उसका समाधान वहाँ पे करने का पूरा प्रयास करूँगा। बढ़ते हैं देखो फिलहाल यहाँ पे आगे। सिंपली देखो यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना, जो आपके यहाँ पे अपन कोई भी जगह एक अल्पांश ले लेंगे। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया, कहीं पे भी आप एक अल्पांश ले लो। इस अल्पांश आपने DL लिया, इसे DL अल्पांश की अगर मैं बात करूँ, जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी मैं बात करूँ, अभी भी हमने देखा इससे जो तुरंत पहले वाला जो हमारा था ना, उसके अंदर हमने देखा परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उस नालिका के अंदर से प्रवाहित होता है। बाहर तो कितना 0 था पिछले वाले के अंदर, खाली उसके अंदर से जा रहा था। सेम टू सेम यहाँ पे होगा, बाहर तो इसके भी 0 है, और अंदर जो है ना, अंदर की ओर से चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। तो अब देखो इस DL अल्पांश जो मैंने लिया, इसकी दिशा यूं है, और अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यूं, यानी DL वेक्टर और B वेक्टर के बीच में बनने वाला कोण कितना 0 डिग्री का है। तो इसलिए जैसे मैं इसको खोलूंगा, तो देखो इसको खोलते तो क्या आता है, समाकलन BDL कोस थीटा, यही तो आएगा। और कोस थीटा कितना, कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं इसकी जगह पहले लिख रहा हूँ 1, और आपके देखो समाकलन के निशान से इस B को तो निकाले तो हम बाहर, और अंदर क्या बच गया, DL बच गया, बराबर इसकी वैल्यू 1 होगी, तो लिखने की जरूरत है नहीं, म्यू सिग्मा I। देखो सिग्मा I जो फिर से यहाँ पे I हो जाएगा, कैसे अपन देखेंगे। इस B की मैं बात करूँ, B DL क्या चीज़ है, देखो DL हमने क्या लिया है, एक वृत्ताकार परिधि का एक टुकड़ा लिया। वृत्ताकार परिधि का अपन ने एक अल्पांश लिया, तो उसकी जमा करता हूँ 2 पाई, और त्रिज्या के रूप में अपन ने कैपिटल R को लिया, तो हमें कैपिटल R आ गया, बराबर म्यू सिग्मा I। पहले तो बताओ यहाँ तक किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट करें, ताकि मैं आपको दोबारा से इसको देख के बताऊँ। और यहाँ तक अगर अपन ने कर लिया तो कोई शंका वाली खास बात तो होगी नहीं। 2 पाई R ये हो ही चुका, B आ गया, म्यू अपना सिग्मा I। ठीक है, अब देखना अपन बात करते हैं जो धारा I है, इसका मान तो I होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन पूरे के अंदर बात करेंगे तो जो धारा बहने वाली होगी वो धारा I होगी। तो म्यू I को सिग्मा I को फिर से I लिख रहा हूँ। B वेक्टर देखो इसकी जगह मैं I लिख दूँ, कोई समस्या नहीं है ना। देखो यहाँ पे मैं सिग्मा I लिख रहा हूँ, यहाँ पे सीधा लिख दूँ, ताकि अपने एक स्टेप और कम हो जाए, फटाफट अपनी जो वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे भयंकर तरीके की गर्मी जो वो सताने लग रही है, और मेरी आवाज़ से सब आपको प्रतीत भी हो रहा होगा शायद। इस म्यू I बट्टा में इसको ले जाऊँगा 2 पाई कैपिटल R। ये हमारा क्या बन गया, इस टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान बन गया। इस प्रकार से हमने देखो एम्पेयर के नियम के 3 अनुप्रयोग यहाँ पे देखे हैं, और तीनों अनुप्रयोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। और जो दूसरा अनुप्रयोग था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम में आने के लिए, और तीसरा इस आकृति के कारण इंपॉर्टेंट। आकृति से देखने में लगता पता नहीं क्या चीज़ आ गई। आपने अगर इसको किताब में देखा होगा तो आप तो एक बार डर गए होगे, एक बार शौक में चले गए होगे कि क्या पता क्या हो गया, हमारे फिजिक्स कैसे पल्ले पड़ेगी। कितना आसान है, सब कुछ बहुत आसान है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते फिजिक्स इतनी ज़्यादा आसान है। बस फ़र्क क्या है, आपको फिजिक्स को फिजिक्स के नज़रिए से यदि पढ़ना है तब तो बहुत आसान लगेगी, और अगर नहीं पढ़ना तब फिर कुछ भी कर लो, है ना, कोई मतलब वाली बात नहीं होगी। फिर जा तो जा। फिर इसके अंदर देखो 1-2 बातें और हैं जो कि आपको बता देता हूँ। मान लिया कि इसके अंदर आपके कैपिटल N फेरे हैं,
ठीक है। तो अगर इसके कैपिटल N फेरे हैं और इसकी जो कुल लंबाई है वो मैंने अगर L मान ली, तो इसकी कुल लंबाई के अंदर कुल फेरों की संख्या कैपिटल L, यानी आपके वही बात एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आपके कुल फेरे बटा इसकी कुल लंबाई के बराबर होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो मान लो कि एक फेरे के ऊपर बात करी, अगर मान लो इसमें n फेरे हो तो मैं यहाँ पे n से इसको गुणा कर सकता हूँ और इस n का मान मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b बराबर जो आपके है म्यू आई कैपिटल N बटा 2 पाई r और l। ये मान भी देखो मैं अगर चाहूँ तो रख सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये 2 पाई r जो है, सॉरी एक सेकेंड, और ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या किया यहाँ पे देखो बताता हूँ आपको, गड़बड़ मैंने ये कर दिया, इसको हटा दूँगा कि आपकी ये मैंने क्या निकाला इस पूरी लंबाई के कारण, ये जो पूरा आपका है ना, इस पूरी लंबाई के अंदर जो बी वेक्टर उसका मान आ गया। अब पूरी लंबाई जो है, असल में ये लंबाई यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ से नापने लगूँ तो असल में एक वृत्त की परिधि के बराबर तो है। तो जो आपका कैपिटल N है ना, इसकी कुल लंबाई उस 2 पाई r के बराबर ही तो होगी, क्योंकि देखो कैपिटल L क्या चीज़ है, इस पूरे की लंबाई, और पूरा है क्या, एक वृत्त की परिधि तो है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल L लिख सकता हूँ, यानी पूरे की लंबाई। और यहाँ पर मान लेता हूँ मैं इस पूरे टोरॉइड के अंदर जो कुल लपेटे गए फेरों की संख्या है वो मैं मान लेता हूँ कैपिटल N है, तो उसको कैपिटल N से गुणा कर दूंगा और 2 पाई r क्या बन जाएगा, इसकी जो लंबाई है वो पूरी, तो n म्यू आई बट्टा, अगर मैं इसको L लिख दूं तो देखना n बट्टा L, कैपिटल N बट्टा L क्या बनता है, जो अभी भी मैंने यहाँ पे लिखा था कैपिटल N बट्टा L, ये बनता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ b बराबर आपके n म्यू आई, ठीक है। तो इससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात या शंका वाली बात नहीं होगी। तो मित्रों ये तो था हमारे आज की वीडियो के अंदर जो हमने एप्लीकेशन देखी और इससे पहले अपने एम्पेयर का जो नियम था उसको भी जाना। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको क्लियर हुई होगी। अगर ऐसा है तो आप जो लाइक का बटन उसको दबाने से किंचित मात्र भी शंका ना मत, और जो वीडियो को शेयर है प्लीज़ आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप निरंतर इसको करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर जो ऑडियंस है उनको एंगेज करने की कोशिश करें। लेता हूँ फिलहाल अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो टेस्ट की तैयारी जो सैटरडे को आपको होने वाला है उसकी भयंकर तरीके से आप लोग तैयारी करने लग जाएं। धन्यवाद।